Hello everyone. In this video, I will start a new topic that is the psychrometry. साइक्रोमेट्री के बारे में हम अभी शुरू करेंगे एंड ये टॉपिक एग्ज़ाम पर्पस से भी ज़रूरी है एंड ऑल्सो इफ़ यू आर वर्किंग इन अ फूड फैक्ट्री देन इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द साइक्रोमेट्री. आपने अपने कॉलेज में एकेडमिक्स में ज़रूर इसके बारे में पढ़ा होगा और अभी हम एग्ज़ाम पर्पस से भी इस चीज़ को समझेंगे और थोड़े बहुत मैं एग्ज़ाम्पल्स भी दूंगा. आई विल गिव यू सम एग्ज़ाम्पल्स रिलेटेड टू द प्रोफेशनल field. So the first thing that is the definition of psychrometry. So what is the meaning of psychrometry? Psychrometry है क्या? So psychrometry is the study of moist air. मोइस्ट एयर की जो स्टडी है उसी को साइक्रोमेट्री कहा जाता है. नाउ वाई डू वी स्टडी अबाउट दिस साइक्रोमेट्री और द मोइस्ट एयर? अभी तक हमने फूड प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा है, फूड इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ा है, या जब भी किसी एग्ज़ाम में हम अपीयर होते हैं. सो वेन एवर वी अपीयर इन एनी एग्ज़ाम वी ऑलवेज रीड अबाउट द फूड इट्सेल्फ, दैट इज़ द फूड प्रॉपर्टीज़, चाहे वो केमिस्ट्री हो या फिज़िको केमिकल प्रॉपर्टीज़ हों, राइट. और या फिर हम पैकेजिंग के बारे में पढ़ लेते हैं, बट जनरली वी डू नॉट रीड अबाउट द एनवायरनमेंट. So in this video we will read about this environment, that is the air. जो एयर है उसके बारे में अभी हम स्टडी करेंगे. नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस द अबाउट द एयर. सो एयर के बारे में स्टडी करना ज़रूरी क्यों है? आपको मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ एंड आई विल गिव यू सम एग्ज़ाम्पल्स थ्रू विच यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ दिस moist air. So the first example is that let's suppose you are working in a candy making factory. ठीक है, आप कैंडी मेकिंग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ द हाइग्रोस्कोपिक नेचर ऑफ द कैंडी, बिकॉज ऑफ द शुगर इज़ हाइग्रोस्कोपिक. तो क्या होगा कि अगर एनवायरनमेंट में मॉइस्चर ज़्यादा है, सो इफ़ द मॉइस्चर कंटेंट और द ह्यूमिडिटी इन द एनवायरनमेंट इज़ हाइयर, देन व्हाट यू सी दैट द कैंडी विल टेक अप द मॉइस्चर फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड विल give you the stickiness, will give you the sticky texture of the candy, right? So because of that stickiness the property of the candy is not acceptable, right? तो इसी वजह से आपने कई बार ये भी देखा होगा कि जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर काफ़ी बार लिखा भी होता है कि जो स्टोरेज कंडीशंस हैं, द प्रोडक्ट्स शुड बी स्टोर्ड इन द ड्राई कंडीशंस. तो ड्राई कंडीशंस में प्रोडक्ट को स्टोर किया जाना चाहिए. एंड इन सम ऑफ द वन ऑफ द प्रीवियस वीडियो ऑन द परमिएबिलिटी हमने ये भी देखा था कि जो एनवायरनमेंट है वो किस तरीके से किसी प्रोडक्ट की शेल्फ़ लाइफ को अफेक्ट करता है. ठीक है, because the moisture content is present in the environment or in the air in the form of water vapor. So this moisture moves from the external environment to the internal of the pouches. So this is all about the permeability concept. ये हमने permeability में देखा था और shelf life के बारे में स्टडी की थी, right? And the second example that I am giving you from around my experience of the fried products. फ्राइड प्रोडक्ट्स में आप ये देखिए, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ भुजिया. भुजिया बनाते वक्त क्या होता है कि जो मॉइस्चर होता है, जो भी डो होता है, डो मीन्स द वेट डो, एंड द मॉइस्चर कम्स आउट ऑफ द डो ड्यूरिंग द फ्राइंग प्रोसेस एंड द ऑयल गोज़ इन, राइट. सो फाइनली वी ऑब्टेन द क्रिस्पी प्रोडक्ट. बट जैसे जैसे प्रोडक्ट प्रोसेसिंग लाइन पर आगे बढ़ता है, फाइनली पैकेजिंग के दौरान तक प्रोडक्ट कूल डाउन हो जाता है. बट इफ़ द मॉइस्चर कंटेंट और द वाटर वेपर इन द एनवायरनमेंट इज़ हाई और द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एनवायरनमेंट इज़ हाई, देन फाइनली जो अभी तक मॉइस्चर जो प्रोडक्ट में अभी मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी कम था, अभी वो प्रोडक्ट मॉइस्चर कंटेंट एनवायरनमेंट से ले सकता है एंड द प्रोडक्ट कैन बिकम सोगी. ठीक है, प्रोडक्ट दोबारा से सोगी हो सकता है. तो इसीलिए क्या होता है कि जो प्रोसेसिंग एरिया है उसकी कंडीशंस को रेगुलेट करना ज़रूरी है. सो दैट्स वाई द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एनवायरनमेंट शुड बी रेगुलेटेड.
So many a times you might have seen that the hygrometer is installed in the processing area. प्रोसेसिंग एरिया में हाइग्रोमीटर्स लगे रहते हैं और वहाँ पर आपने दो तरह की रीडिंग ज़रूर देखी होंगी. द फर्स्ट रीडिंग इज़ अबाउट द टेम्परेचर एंड द सेकंड इज़ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी. दो तरह की रीडिंग्स आपको देखने को मिलती हैं हाइग्रोमीटर में. एक तो होती है टेम्परेचर के रिगार्डिंग और दूसरी होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी के रिगार्डिंग. सो आई विल टेल यू व्हाई दीज टू रीडिंग्स आर शोन ऑन द हाइग्रोमीटर. एंड बिफोर दैट आई विल टेक सम डेफिनेशंस. कुछ एक डेफिनेशंस की हम बात करेंगे जो कि एग्ज़ाम पर्पज़ से ज़रूरी है. फॉर एग्ज़ाम्पल, द फर्स्ट डेफिनेशन इज़ द ड्राई बल्ब टेम्परेचर. ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है? सो ड्राई बल्ब टेम्परेचर, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि जो बल्ब है वो ड्राई है. इट मीन्स इफ़ वी सस्पेंड अ थर्मोमीटर इन द एनवायरनमेंट फ्रीली देन द रीडिंग शोन बाय द थर्मोमीटर इज़ द ड्राई बल्ब टेम्परेचर. मैं ये बता रहा हूँ कि कोई भी थर्मोमीटर को जब हम एनवायरनमेंट में फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं तब जो उसमें जो रीडिंग शो होती है उसी को हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर बोलते हैं. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल, नाउ द विंटर इज़ गोइंग ऑन. अभी विंटर्स चल रहे हैं और अभी हम अगर थर्मोमीटर में रीडिंग देखें एनवायरनमेंट की, लेट सपोज वो 20 या 15 डिग्री सेल्सियस दिखाता है. सो दिस बिकम्स द ड्राई बल्ब टेम्परेचर, राइट. और या फिर समर्स की बात करें नॉर्दर्न इंडिया में, हरियाणा पंजाब जैसे रीजन में, तो वहाँ पर आप देखोगे कि 45 डिग्री सेल्सियस या 46 डिग्री सेल्सियस और 45 और 46 डिग्री सेल्सियस इज़ जनरली द रीडिंग दैट यू सी इन द थर्मोमीटर. सो इट बिकम्स द ड्राई बल्ब टेम्परेचर, राइट. सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट डेफिनेशन दैट आई एम गिविंग टू यू. And now about the second definition, that is the relative humidity. So जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, as you can understand from the meaning, from the name itself, that is the relative. So what is the relative thing here? What is the reference here is the maximum water holding capacity of the air, right? तो यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब यही है कि किसी भी मॉइस्ट एयर की जो ह्यूमिडिटी है रेफरेंस के कंपैरिजन में कैसी है. ठीक है. यहाँ पर रेफरेंस क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एनवायरनमेंट की, जिस रूम में भी आप बैठे हो उस रूम की अगर बात करें, नाउ सपोज़ वहाँ की रिलेटिव वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो एयर की है, लेट सपोज 60% है, राइट. 60% है एट सर्टेन कंडीशंस, मगर एक्चुअल में सपोज़ वहाँ पर जो ह्यूमिडिटी है वो है 50%. तो 50% डिवाइडेड बाय द 60% विल गिव यू द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, राइट. इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है एयर की वो डिवाइड यानी डिनोमिनेटर में आ जाएगी और जो एक्चुअल अभी ह्यूमिडिटी है वो न्यूमरेटर में आ जाएगी. दैट बिकम्स द रिलेटिव ह्यूमिडिटी. ठीक है. सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल गिव यू एन आइडिया अबाउट द मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द एयर, राइट. अभी अगर आपको अभी भी ये समझ में नहीं आया तो अब समझ में आ जाएगा व्हेन आई टेल यू अबाउट द वेट बल्ब टेम्परेचर. वेट बल्ब टेम्परेचर के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा इन ड्यूरिंग योर एकेडमिक्स दैट जो वेट बल्ब टेम्परेचर होता है उसमें हम करते क्या हैं कि जो थर्मोमीटर होता है उसके जो हेड होता है उस पर हम वेट विक लगा देते हैं एंड वी ब्लो ओवर एयर ओवर द वेट विक. सो because the air is blown over the wet wick, so this air will act as a convection current, right. So what it does is कि ये जो moisture था wet wick में, it will take up the heat from the bulb and will finally evaporate with the air. जो हम एयर ब्लो कर रहे थे उसके साथ साथ ही इवेपोरेट होता रहेगा मॉइस्चर, जिससे जो थर्मोमीटर की जो हीट है वो ये मॉइस्चर लेकर उड़ता रहेगा, जिस वजह से जो हीट है थर्मोमीटर की वो कम होती रहेगी एंड फाइनली द टेम्परेचर विल कम डाउन. ठीक है. मैंने आपको शुरू में बताया था, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द टेम्परेचर दैट इज़ शोन बाय द थर्मोमीटर व्हेन इट इज़ सस्पेंडेड फ्रीली इज़ द ड्राई बल्ब टेम्परेचर. और अभी इसी टेम्परेचर को जब हम ड्रॉप डाउन कर देते हैं वेट विक लगाकर, तो ये जो फाइनली हमें टेम्परेचर ऑब्टेन होता है दिस बिकम्स द वेट बल्ब टेम्परेचर. सो दिस बिकम्स द वेट बल्ब टेम्परेचर. ठीक है. अभी मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझाता हूँ.
सपोज़ आपने थर्मोमीटर सस्पेंड किया एयर में और वो रीडिंग शो करता है 30 डिग्री सेल्सियस. लेट्स जस्ट सपोज इट. ओके, suppose the thermometer is showing you the 30 degree Celsius temperature, and you put wet wick on the head of the thermometer and you blow air over it, and let's suppose the temperature comes down to 20 degree Celsius finally. सो अब ये जो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ गया है, दिस बिकम्स द वेट बल्ब टेम्परेचर. नाउ व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस टेम्परेचर डिक्रीज, और द टर्म दैट वी आर डिराइविंग हियर इज़ दैट इज़ द वेट बल्ब टेम्परेचर. इस चीज़ का सिग्निफिकेंस क्या है? इस चीज़ का सिग्निफिकेंस ये है क्योंकि अभी फाइनली जो मॉइस्चर था, जो पार्शियल प्रेशर था मॉइस्चर का विक के अंदर, जो एनवायरनमेंट के अंदर, वो बैलेंस आउट हो गया है. तभी तो अभी मॉइस्चर जो है उड़ना बंद हो गया है फ्रॉम द वेट विक. सो इट इज़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर विच इज़ बैलेंसिंग आउट बिटवीन द पार्शियल प्रेशर ऑफ मॉइस्चर इन द विक एंड इन द एनवायरनमेंट. अब वो बैलेंस आउट हो गया है, जिसका मतलब ये है कि अब सर्टेन कंडीशन पर आकर ये मॉइस्चर माइग्रेशन रुक गया है. इट मीन्स यू गेट a point here. Now you can find out the relative humidity from the psychrometric chart. अब आप यहाँ से रिलेटिव ह्यूमिडिटी आप पता कर सकते हो. कैसे? आपके पास दो चीज़ें थी. एक तो आपको शुरुआत का टेम्परेचर पता था जो कि था ड्राई बल्ब टेम्परेचर, एंड यू नो द वेट बल्ब टेम्परेचर. अब आपको दो टेम्परेचर्स पता लग गए हैं, दो कंडीशंस आपको पता लग गई हैं, दो पैरामीटर्स आपको पता लग गए हैं. नाउ यू कैन कैलकुलेट द थर्ड पैरामीटर फ्रॉम द साइक्रोमेट्रिक चार्ट. ठीक है, और ये चीज़ें हमें अभी समझ लेनी है अभी के अभी, कि जैसे ही हमें कोई भी दो प्रॉपर्टीज़ पता लग जाती हैं, वी कैन कैलकुलेट द अदर प्रॉपर्टीज़ एज वेल. ठीक है. सो दिस वेट बल्ब टेम्परेचर इज़ सिग्निफिकेंट टू डिटरमाइन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी. इसी वजह से जो हाइग्रोमीटर है, हाइग्रोमीटर में दो पैरामीटर्स आपको दे दिए गए हैं. इट इज़ द वेट बल्ब टेम्परेचर, द ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी. अब आपको जैसे ही दो पैरामीटर्स पता लग गए, यू कैन कैलकुलेट द अदर पैरामीटर्स. अभी हम दूसरे पैरामीटर्स और भी समझ लेंगे कि क्या क्या होते हैं, मगर अभी आपको शायद समझ में आ गया होगा कि वेट बल्ब टेम्परेचर को फाइंड आउट करने का सिग्निफिकेंस क्या होता है, राइट. And now I will give you some example, the real life example of the significance of the wet bulb temperature and the dry bulb temperature. तो आपने कभी कभार देखा होगा कि मटके यानी जो अर्दन पोट्स होते हैं उसमें पानी रखा जाता है, तो उसमें पानी ठंडा हो जाता है कुछ समय बाद. सो व्हाई डज़ दिस हैपन और हाउ डज़ दिस हैपन? अभी ये सिंपली इसी तरीके से आप समझो कि जो अर्दन पोट होते हैं, अर्दन पोट में मॉइस्चर इवेपोरेट होता है, एंड दिस इवेपोरेटिंग मॉइस्चर इज़ टेकिंग अप द हीट फ्रॉम द वाटर, और जिस वजह से वाटर का जो टेम्परेचर है वो कम होने लगता है. ठीक है, कम होने लगता है, और फाइनली जो पानी का टेम्परेचर है वो कूल डाउन यानी कम हो जाता है. ठीक है, एक तो ये चीज़. एंड द सेकेंड थिंग फ्रॉम दिस एग्जाम्पल इज़ दैट इफ़ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन द इन्वायरमेंट इज़ हाइयर देन ऑब्वियसली जो अभी मॉइस्चर इवेपोरेट हो रहा था उस पानी के घड़े से, वो अभी कम इवेपोरेट होगा. जिस वजह अगर कम इवेपोरेट होगा तो जो हीट कम होनी चाहिए थी पानी की, वो उतनी कम हो नहीं पाएगी, और फाइनली जितना टेम्परेचर गिरना चाहिए था पानी का वो उतना नहीं कम होगा. So what I am trying to tell you that suppose you put an earthen pot in Mumbai region and the second earthen pot in Jaisalmer in Rajasthan, which is very hot region during summers. ठीक है, अब दोनों जगह आपने मटके रख दिए, मुंबई में भी रख दिया और जैसलमेर में भी रख दिया, और सपोज़ शुरुआती समय में दोनों का टेम्परेचर सेम था, लेट सपोज 30 डिग्री सेल्सियस, बट बिकॉज द ह्यूमिडिटी इन द मुंबई रीजन इज़ वेरी हाई, लेट सपोज 90%, विच इज़ वेरी लो इन द जैसलमेर रीजन, लेट सपोज 60%, राइट. सो क्योंकि ह्यूमिडिटी जैसलमेर रीजन में कम है, तो वहाँ पर जो
जो मटके से मॉइस्चर इवेपोरेट हो रहा है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि एनवायरनमेंट में अभी भी पार्शियल प्रेशर कम है मॉइस्चर का, इसलिए मॉइस्चर ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है एनवायरनमेंट में। तो जैसलमेर के रीजन में मॉइस्चर ज़्यादा से ज़्यादा इवेपोरेट होगा, और ज़्यादा, इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हीट लेगा उस पानी से, और ज़्यादा से ज़्यादा हीट लूज़ करने की वजह से क्या होगा कि पानी का टेम्परेचर तेज़ी से डिक्रीज़ होगा और ज़्यादा डिक्रीज़ होगा। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जैसलमेर में पानी का टेम्परेचर शुरुआत में 30 डिग्री था, तो वो डिक्रीज़ होके क्या पता 15 या 20 डिग्री तक पहुंच जाए, लेट्स सपोज़। वहीं अगर मुंबई रीजन की बात की जाए तो वहाँ पर टेम्परेचर इतना डिक्रीज़ नहीं होगा, बिकॉज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन द एनवायरनमेंट इज़ ऑलरेडी हाई, विच इज़ अराउंड 85 to 90%। तो वहाँ पर अभी टेम्परेचर इतना डिक्रीज़ नहीं होगा, वहाँ पे मान के चलो 25 या 26 डिग्री तक ही गिरेगा, ठीक है। यानी 30 डिग्री से 25 डिग्री तक आ गया मुंबई में, वहीं 20 या 15 डिग्री तक चला गया जैसलमेर में। सो हेयर यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ द साइक्रोमेट्री, ठीक है। आपको अभी समझ में आ गया होगा कि जो वेट बल्ब टेम्परेचर है उसका कंसेप्ट किस तरीके से काम करता है, ठीक है। वेट बल्ब का टेम्परेचर रिलेटिव ह्यूमिडिटी को फाइनली दे देता है। ये आपको पूरी अभी अच्छे से समझ में आ गई है चीज़, राइट। एंड द नेक्स्ट टर्म इज़ द सैचुरेटेड एयर। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस सैचुरेटेड एयर? सैचुरेटेड एयर क्या होती है? सैचुरेटेड का मतलब यही होता है कि किसी भी चीज़ में दूसरी चीज़ एकदम मैक्सिमम अमाउंट में होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एयर की बात करें तो अगर सैचुरेटेड एयर है, सैचुरेटेड एयर का मतलब ये है कि मॉइस्चर उसमें और ज़्यादा नहीं ऐड किया जा सकता। इट मीन्स द relative humidity of the air is 100%, so that becomes the saturated air. It means जब 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाती है तब उसमें मॉइस्चर और ज़्यादा ऐड नहीं किया जा सकता। इट मीन्स कि अगर सपोज़ आप किसी बंद कमरे में जिसकी लेट सपोज़ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ 100% एंड यू आर ट्राइंग टू ड्राई योर क्लोथ्स, अगर बंद कमरे में कपड़े सुखाना चाह रहे हो आप और जिसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है एनवायरनमेंट की, तो वहाँ पे कपड़े सूखेंगे ही नहीं। जितना मॉइस्चर कपड़े में शुरू में था उतना ही फाइनली रहेगा, क्योंकि अभी एनवायरनमेंट में ऑलरेडी मैक्सिमम मॉइस्चर जितना हो सकता था उतना है, तो अभी इसमें और ज़्यादा मॉइस्चर नहीं जा सकता। सो इट मीन्स द मॉइस्चर विल नॉट माइग्रेट फ्रॉम द वेट क्लॉथ्स टू द एनवायरनमेंट। Okay, so you might have seen that during summers जो कपड़े होते हैं जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो एनवायरनमेंट है उसमें गरम एनवायरनमेंट होने की वजह से जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो कम हो जाती है। कम होने की वजह से जो एयर है उसमें या जो एनवायरनमेंट है उसमें पार्शियल प्रेशर जो है वाटर का वो कम हो जाता है। यानी इस वजह से जो कपड़े में पार्शियल प्रेशर है वाटर का वो बहुत ज़्यादा है, तो इट विल पुश दिस मॉइस्चर फ्रॉम द वेट क्लॉथ्स टू द एनवायरनमेंट। तो जिस वजह से समर्स के समय में कपड़े तेज़ी से सूखते हैं। एंड सिमिलर कंसेप्ट कैन बी अप्लाइड टू द ड्राइंग ऑफ फूड्स एज वेल। जितनी ज़्यादा हम हॉट एयर ब्लो करते हैं किसी भी ड्राई फूड से, वो तेज़ी से ड्राई होता है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द मॉइस्चर। So I hope that all these things were easy for you to understand. Now understanding about the saturated air. Saturated air जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, saturated air में यही होता है कि और ज़्यादा जो मॉइस्चर है एड अप ना किया जा सके इन द एयर, ठीक है। यानी 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर है, इफ़ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द मॉइस्ट एयर इज़ 100%, देन दैट इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड एयर, राइट। सो एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, या फिर ये कहें कि जो सैचुरेटेड एयर है तो उसका जो ड्राई बल्ब और वेट बल्ब टेम्परेचर है वो इक्वल होता है, ठीक है। तो आप समझ भी सकते हो इसको कि अगर ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो कुछ भी है तो वेट बल्ब टेम्परेचर उससे हमेशा कम होता है, और वेट बल्ब टेम्परेचर इज़ ऑलवेज लोअर देन द ड्राई बल्ब टेम्परेचर इफ़ देयर इज़ सम स्पेस फॉर द मॉइस्चर टू मूव फ्रॉम द वेट विक टू द आउटर एनवायरनमेंट।
but as the outer environment has 100% relative humidity, it means the moisture will not move from the wet wick to the outer environment. It means the moisture will not take up the heat, and the heat is not taken up by the moisture, so the temperature will not come down. It means the dry bulb temperature is equal to the wet bulb temperature at 100% relative humidity or during the saturated air condition, right? And also now the next definition is of the ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. सो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि वो टेम्परेचर जहाँ पर मॉइस्ट एयर में से जो मॉइस्चर है वो कंडेंस होने लग जाए. सो इट इज़ द टेम्परेचर एट विच द मॉइस्चर स्टार्ट्स कंडेंसिंग, राइट? सो इसका सिंपली आप ये समझिए कि जो भी टेम्परेचर है और जो भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, व्हेन द टेम्परेचर इज़ डिक्रीज्ड टू सर्टेन लेवल, देन एट दैट पर्टिकुलर और एट सम इंस्टेंस द मॉइस्चर स्टार्ट्स कंडेंसिंग. जैसे कि आपने विंटर्स के टाइम पर देखा होगा कि ज़्यादा धुंध होती है, फिर कुछ समय में जो धुंध होती है उसमें से कंडेंसेशन शुरू हो जाती है और कुछ कुछ बूंदें गिरने लगती है पानी की, या फिर इट इज़ द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स, राइजिंग वाटर वेपर्स विच आर फाइनली मेकिंग अप द क्लाउड्स, या फिर जो क्लाउड्स बनते हैं उसमें भी यही प्रोसेस यूज़ होती है, ठीक है? और या फिर और भी सटीक मैं आपको एग्जांपल दूं फूड से रिलेटेड, तो जो कूलिंग चैम्बर्स होते हैं या चिलिंग चैम्बर्स होते हैं, वहाँ पर जो एयर होती है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, सो टेम्परेचर बहुत कम होने की वजह से जो मॉइस्चर है एयर में, जो प्रेजेंट मॉइस्चर है, इट विल स्टार्ट कंडेंसिंग. और आपने देखा होगा कि जो वॉल्स हैं उस चैम्बर की, वहाँ पर मॉइस्चर की ड्रॉपलेट्स इकट्ठी होने लगती हैं. सो इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, राइट? सो एक जनरल वे में अगर बात करें, सो इफ़ वी टेक इट इन जनरल वे, सो द dew point temperature is lower than the wet bulb temperature, and wet bulb temperature is lower than the dry bulb temperature, right? I'm saying that the dew point temperature is lower than the wet bulb temperature, and the wet bulb temperature is lower than the dry bulb temperature, and and under the saturated conditions, or in the case of saturated air, all the three temperatures are equal. So this question has come in the GATE exam in some previous years. तो उसमें यही चीज़ पूछी गई थी कि किस कंडीशन में जो वेट बल्ब टेम्परेचर होता है वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर के बराबर हो जाता है. सो इट इज़ अंडर द कंडीशन ऑफ सैचुरेटेड एयर, या फिर जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो, ठीक है? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, और मुझे लगता है कि आपको अभी तक ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, इसलिए आपको यहाँ पर चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी. तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं. सो आई विल टेक अप द न्यूमेरिकल्स एंड सम डेरिवेशन ऑफ द फार्मूलाज इन द नेक्स्ट वीडियो. अगली वीडियो में हम कुछ फार्मूला को डेराइव करेंगे और साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी मिलेगा इस चीज़ से, इस चैप्टर को और समझने में. एंड उसके बाद हम तीसरी वीडियो भी एक लेकर आएंगे जिसमें हम देखेंगे कि कुछ एक ऐसे चीज़ें पूछी गई हैं जो डायग्राम से रिलेटेड हैं, ठीक है? जैसे सेंसिबल कूलिंग, सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन एंड डीह्यूमिडिफिकेशन. तो इस तरह के कंसेप्ट्स के बारे में हम देखेंगे, और वो एकदम सिंपल कंसेप्ट्स हैं. मैं आपको एक तरीका बता दूंगा उसमें, जिससे आपको बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगी सभी चीज़ें, ठीक है? तो ये फर्स्ट वीडियो थी. सेकंड वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, और तीसरी वीडियो में कुछ कंसेप्चुअल थियोरेटिकल वर्क देखेंगे, ठीक है? तो तीनों वीडियोज़ एकदम मैं छोटी से छोटी रखूँगा और आसान से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द साइक्रोमेट्री एंड इट्स डेफिनेशन. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टेक अप सम न्यूमेरिकल्स. ओके, सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.